पिछली वीडियो में हम लोग न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को देखे थे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन्स के प्रथम गति के नियम को हम लोग कंप्लीटली पढ़ लिए थे, लेकिन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग कुछ बेसिक जानकारियां लेकर ही वीडियो को समाप्त कर दिए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कंप्लीटली पढ़ाने वाला हूं। तो मैं अमर कुमार आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने क्या देखा था न्यूटन सेकंड लॉ में? तो हम लोग देखा था कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। तो हम लोग पिछली वीडियो में इस समानुपाती वर्ड को समझे थे। क्या होता है समानुपाती? और समानुपाती राशियां को समझने के साथ साथ मैंने आप लोगों को स्थिरांक का मतलब भी बताया था कि स्थिरांक असल में होता क्या है। यह सब चर्चा करने के साथ साथ आज मैं चर्चा करने वाला हूं संवेग में। ये संवेग कैसी राशि होती है? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि संवेग होता है क्या, तो किसी भी वस्तु की मात्रा और उसके वेग के गुणनफल को कहते हैं हम संवेग। तो आज की वीडियो में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर। देखिए यह वर्ड बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, यह वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कि 100% आपको यह वर्ड समझ में आनी चाहिए, तभी आपको न्यूटन के गति का द्वितीय नियम अच्छा से समझ में आएगा। तो किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन उस बल के दिशा में ही होता है। मतलब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये जो संवेग में परिवर्तन की जो दर है, जो स्पीड है संवेग में बदलाव होने का, वह समानुपाती होता है किसके साथ? तो लगाए गए बल के साथ। मतलब इसका मतलब ऐसा कुछ समझे, मतलब मान लीजिए कोई एक वस्तु है, मान लीजिए वस्तु है, इसका संवेग है m गुना इसका वेग m भी, तो इसका संवेग हो गया m भी। तो इस पर लगने वाला फोर्स मान लीजिए इस डायरेक्शन में F फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स अगर इंक्रीज करेगा तो इसका जो संवेग आप देख रहे हैं ये भी इंक्रीज कर जाएगा, और इंक्रीज करके जो परिवर्तन देगा वो परिवर्तन हाई होगा, ज्यादा होगा। और फोर्स अगर आप बढ़ाते हो तो यह संवेग में परिवर्तन और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि संवेग में परिवर्तन और लगाया गया बल दोनों ही समानुपाती है। तो समानुपाती का अर्थ हमने पिछले वीडियो में देखा था क्या होता है। एक राशि बढ़ने से दूसरा राशि बढ़े तो इस तरह का रिलेशन को हम लोग कहते हैं समानुपातिक रिलेशन। तो समानुपातिक रिलेशन हम लोग पिछले वीडियो में अच्छी तरीका से समझ चुके हैं। आज हम न्यूटन्स के लॉ को गणितीय रूप में भी जानेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इस नियम को पहले तो फील करना होगा। कैसे न्यूटन ने यह बात कह दिया कि कोई भी वस्तु का जो संवेग में बदलाव आता है वो लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो इस तथ्य को समझने के लिए मैं आपको कल्पना करना बोलूंगा कि आप दो ऐसे पिंड को कंसिडर कीजिए जो कि हल्की और भारी हो। मान लीजिए यह वस्तु हल्की है और यह वस्तु मान लीजिए भारी है। अगर ये पृथ्वी की ओर गिर रहे हैं और आप मान लीजिए लपकना चाहते हैं इस गेंद को, या मान लीजिए गेंद है, तो जो गेंद पृथ्वी की ओर गिर रही है, यह दोनों गेंद गिर रही है और यह दोनों गेंद का जो वेग है फ्रेंड्स, वह बिल्कुल भी एक समान है। मान लेते हैं, चलिए यह 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहा है, तो यह भारी वस्तु भी
20 मीटर पर सेकेंड वेग से गति कर रहा है। तो दोनों का वेग है समान और दोनों ही गिर रहे हैं पृथ्वी की ओर। अगर मैं इस गेंद को कैच करना चाहूं, लपकना चाहूं, तो मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा और वो फोर्स मान लीजिए मैंने लगाया कुछ फोर्स, मान लीजिए एफ फोर्स लगाया सपोज। अब जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, कल्पना को और मजबूत करके सोचिए कि अब जब भारी वस्तु ठीक उतना ही वेग से नीचे की ओर गिर रहे हो और मैं उसे लपकना चाहता हूँ, यानी कि कैच करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे उतना ही फोर्स, उतना ही बल लगाना पड़ेगा जितना पहले लगाया था? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस बार भारी वस्तु है और हमें इसे लपकने के लिए हमें इससे ज्यादा फोर्स लगाना होगा, एफ से ज्यादा फोर्स लगाना होगा, एफ से ज्यादा बल लगाना होगा, तब यह वस्तु हम कैच कर सकते हैं। अगर आपको बात यह भी नहीं समझ आई तो आप एक बार मैं आपको बता दूं, एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल। मान लीजिए यह है ईंट। ईंट तो आप देखे होंगे, घर जिससे बनती है वह ईंट है। मान लीजिए सपोज यहाँ पर मैं ईंट ही बना देता हूँ। मान लीजिए ये ईंट है, घर बनाने वाली ईंट है, और यहाँ मैंने रखा है एक पीढ़ा या गेंद ही मान लीजिए, चलिए प्लास्टिक की गेंद ही है, और दोनों एक ही वेग से नीचे गिर रही है। तो आप किससे कैच करने में ज्यादा बल लगाएंगे? तो आपका आंसर जरूर भारी वस्तु की ओर होगा। यानी कि आपका जो बल लगाने का जो स्पीड है, आप अपने बल को कभी घटा रहे हैं, कभी बढ़ा रहे हैं, वो किस पर निर्भर कर रहा है? तो वह वस्तु का मात्रा पर निर्भर कर रहा है। यानी यह जो बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हुआ किसी भी वस्तु के मात्रा का। मतलब अगर आप ज्यादा मात्रा वाले वस्तु को फेंकेंगे, उसका भार भी ज्यादा होगा और उसको लपकने के लिए हमें बल भी ज्यादा लगाना होगा। यानी बल हमारा मात्रा पर निर्भर करता है। और एक चीज और गौर करते हैं। क्या गौर करते हैं? तो देखिए, अब मैं 2 गेंद ले रहा हूं जो कि बिल्कुल एक ही मात्रा के हैं, जिनका मात्रा एक समान है। मात्रा है क्या? एक समान। मान लेते हैं यह वस्तु 1 किलोग्राम का है और यह वस्तु भी 1 किलोग्राम का है। पर इस बार ये दोनों जब गिर रहे हैं तो इनका जो वेग है वह अलग अलग है। इस बार उसका वेग, इन दोनों गेंदों का जो वेग है वो अलग अलग है। तो मान लेते हैं कि ये 20 मीटर पर सेकंड के वेग से नीचे गिर रहा है, तो ये 30 मीटर पर सेकंड वेग से नीचे गिर रहा है। तो इस बार आप कल्पना करके बताइए कि कौन सा गेंद को लपकने के लिए हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो आपका प्रश्न होगा, आपका आंसर होगा, माफ कीजिएगा, आपका आंसर होगा या इसे रोकने के लिए ज्यादा बल लगाना होगा। अगर आपको इससे भी नहीं समझ में आया तो मैं एक अच्छा एग्जांपल और देता हूं आपको। मान लीजिए एक आदमी के साथ आप इससे बढ़िया आप थोड़ा सा इस तरह से समझ सकते हैं। मैं कौन सा एग्जांपल लूं? मैं आदमी का ही एग्जांपल लेता हूं, सबसे सिंपल है। मान लीजिए 2 आदमी हैं और वह दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं। तो ये दोनों एक निश्चित जगह पर खड़े हैं, दोनों का कोई भी वेग नहीं था, दोनों एक दूसरे को ढकला ढकली कर रहे हैं कुश्ती में। लेकिन मान लीजिए एक व्यक्ति खड़ा है और एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, तो यह व्यक्ति को क्या रोकने में कष्ट नहीं होगा इस व्यक्ति को? क्योंकि ये व्यक्ति तो स्पीड से आ रहा है। तो इसको रोकने के लिए यह व्यक्ति ज्यादा बल लगाएगा यहाँ के तुलना में।
यहाँ पर तो रोकना आसान हो जाता है, पर अगर यह व्यक्ति दौड़कर इस पर आए झपटा मारने के लिए, तो यह व्यक्ति हो सके इस व्यक्ति को रोक भी ना पाए और खुद गिर जाए। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा बल बढ़ाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, तो इसका मतलब यह हो रहा है कि बल हमारा निर्भर कर रहा है, हमारा बल जो निर्भर कर रहा है किस पर, तो वेग पर निर्भर कर रहा है। यानी कि वेग बढ़ेगा तो हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, अगर वेग घटेगा तो हमें कम बल लगाना पड़ेगा। यानी बल और वेग भी दोनों आपस में समानुपाती है। तो यह मात्रा और वेग दोनों पर निर्भर कर रहा है हमारा बल। अगर ये दोनों को अगर हम मिला दें, इसे हम एक समीकरण कहें और इसे समीकरण हम 2 कह दें, तो हमें बल बराबर प्राप्त होगा। यह समानुपाती होगा मात्रा के भी और वेग के भी। इसका मतलब कि जो संवेग होता है किसी भी वस्तु का, मात्रा गुना वेग, उसी के ये समानुपाती होता है बल। पर न्यूटन ने, या तो हमने अनुभव कर लिया प्रैक्टिकली सिचुएशन को देखकर, पर न्यूटन ने इससे हट के थोड़ा बोला। और वो क्या बोला? वो बोला कि संवेग परिवर्तन की दर, उन्होंने क्या मेंशन किया? उन्होंने मेंशन किया संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। तो हम इसी से जुड़ा मैथमेटिकली कंसेप्ट निकालने का कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट निकालने का। मैं एक पेज ले लेता हूं। देखिए, तो अगर मान लेते हैं कोई एक वस्तु है, यदि कोई वस्तु जिसकी मात्रा m किलोग्राम, ठीक है, हो और वह भी मीटर पर सेकेंड वेग से गतिशील है। ठीक है, हमने क्या कंसीडर किया है? हमने कंसीडर किया है कि कोई एक वस्तु है जिसकी मात्रा m किलो है और वह गतिशील है v मीटर पर सेकेंड के वेग से। अब इस वस्तु पर F बल लगाया जाता है, तो क्या होता है? वस्तु पर F बल लगाने से वस्तु का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, वस्तु का वेग, अब यहाँ पर मैंने भी पकड़ा था, माफ कीजिएगा, यहाँ पर हम u ले लेते हैं। ये प्रारंभिक वेग हम लोग यूज करते हैं u को, इसलिए यहाँ पर u ही लेना उचित होता है। और वस्तु का वेग मान लीजिए u से क्या हो जाता है? v हो जाता है। कब? जब हमने F बल लगाने से वस्तु का वेग v हो जाता है, v हो जाता है t समय पर। समय तो लगेगा ही t समय पर। तो देखिए, अब वस्तु है हमारा m किलोग्राम का ही। अब जो वस्तु F बल लगा, उस पर F बल जैसे ही लग गया तो उसका वेग अब v नहीं, u नहीं रहा, अब v हो चुका है, v मीटर पर सेकेंड हो चुका है। तो जब वस्तु पर कोई भी फोर्स नहीं लगा था, उस समय का संवेग थोड़ा देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो संवेग क्या होता है? तो संवेग होता है मात्रा गुना वेग। तो मात्रा है इसका m किलोग्राम और वेग कितना था? तो u, यानी कि mu किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसका हो गया संवेग। और अब संवेग कितना होगा? तो अब संवेग बदलेगा ही, क्योंकि वेग में परिवर्तन आया है। तो अब संवेग कितना होगा? अब संवेग होगा m गुना v, क्योंकि अब तो वेग u नहीं रहा, v हो गया है।
यानी कि इसका संवेग आया mv किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यह हमारा संवेग हो गया अंतिम, इसको हम अंतिम संवेग भी लिख सकते हैं। और शुरुआत में हमने क्या देखा था इसे, तो इसे हम प्रारंभिक संवेग कह सकते हैं। तो यहाँ एक नंबर और इसे 2 नंबर कह देते हैं ताकि हमें चीज़ों को देखने में आसानी हो। तो 1 और 2 से हम क्या निकाल सकते हैं, 1 और 2 से हम निकाल सकते हैं कि संवेग में बदलाव कितना का आया, यानी कि संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन कितना का आया, तो संवेग में परिवर्तन आया। तो हम लोग परिवर्तन जब भी निकालेंगे तो अंतिम से माइनस करेंगे प्रारंभिक का। तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग कितना है, तो अंतिम संवेग है इतना, यानी कि एम भी। और प्रारंभिक संवेग कितना है, तो एम यू, तो माइनस एम यू। तो एम भी माइनस एम यू, यह परिवर्तन आया है संवेग में इस वस्तु का। तो यह वस्तु का परिवर्तन संवेग में इतना है। तो इतना परिवर्तन आने में कुछ समय लगा था फ्रेंड्स। वह समय कितना था, तो वह समय था टी, यानी कि टी समय में संवेग में परिवर्तन कितना का आया, तो संवेग में परिवर्तन आया एम भी माइनस एम यू का। तो इकाई समय में संवेग में परिवर्तन क्या आएगा, तो आएगा एम भी माइनस एम यू बाय टी। इस इकाई समय में संवेग में परिवर्तन को हम कुछ और भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल संवेग में टोटल समय से भाग दिया गया है, मतलब दर निकल गया है ये। तो इकाई समय में संवेग में परिवर्तन इतना है, मतलब संवेग में परिवर्तन की दर भी इतना ही होगा। क्यों, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आपको हम बोले कि हम 5 सेकंड में 10 रोटी खाते हैं, तो मेरा स्पीड क्या खाने का, तो स्पीड है खाने का, दर क्या है खाने का। इसका मतलब यही पूछ रहे हैं ना कि इकाई समय में आप कितना खाते हो, 1 सेकंड में आप कितना खाते हो। इसीलिए जैसे ही इकाई समय में इतना संवेग में परिवर्तन आता है, मतलब यही इसका दर है, इसी हिसाब से उसका संवेग बढ़ रहा है। यानी संवेग में परिवर्तन की दर हो गया ये, संवेग में परिवर्तन की दर हो गया, कितना हो गया, तो एम वी माइनस एम यू बाई टी, यह हो गया संवेग में परिवर्तन की दर। अब देखिए यहाँ से कुछ हम एक आध चीज कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, तो एम दोनों जगह पर हमें दिख रही है, तो एम को कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा v माइनस यू मिलेगा, और नीचे में हमारा पहले से t था। अगर हम इस m को थोड़ा सा अलग रखें और v माइनस यू बाई टी की चर्चा करें, तो ये जरा गौर कीजिए, ये चीज है क्या, यह है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। मतलब कि अंतिम वेग को घटाया जा रहा है प्रारंभिक वेग से। इसका मतलब यह हुआ कि यह वेग में परिवर्तन है, और वेग में परिवर्तन को भाग दिया जा रहा है कुल समय से, यानी वेग में परिवर्तन बटा समय। यह किसका फॉर्मूला बना, तो यह बना त्वरण का। तो वेग में परिवर्तन बटा समय हमें क्या दिया, त्वरण, और त्वरण को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, यानी कि इतना का मतलब हुआ त्वरण, और इसलिए इसका मतलब त्वरण हुआ, तो इतना का बदले हमने ए लिख दिया, क्योंकि ए रिप्रेजेंट करता है त्वरण को। यानी हमने m इंटू ए पा लिया इतने से राशि से। तो न्यूटन ने क्या बताया, बोला कि यह संवेग परिवर्तन की दर, मतलब कि यह चीज किसके समानुपाती है, तो लगाए गए बल के सीधा समानुपाती है। यानी जो बल हमने लगाया था वो F था, इसी के साथ वो सीधा समानुपाती है या संवेग परिवर्तन की दर। जब इन राशियों को हम बराबर करेंगे तो एक स्थिरांक डालते हैं। इसका चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर रखा है।
तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको आसानी से बेहतर रूप से समझ आने वाला है। तो आइए इन दोनों राशियों को बराबर करते हैं। तो हमें एक स्थिरांक से गुना करना पड़ेगा। तो वह स्थिरांक क्या है? के है। तो के हमारा क्या है? स्थिरांक है। यह वह राशि होता है जो दोनों राशि को बराबर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये के हमारा स्थिरांक हो गया। पर जैसे ही हम इन सभी एम ए एफ को एसआई यूनिट में व्यक्त करते हैं, एसआई सिस्टम में व्यक्त करते हैं, तो हमारा ये जो के का मान आता है यह 1 हो जाता है, यानी कि यूनिट डिजिट हो जाता है। तो हमें सिंपली मिलता है क्या? हमें मिलता है एफ बराबर एम इंटू ए, मतलब कि हमें डायरेक्टली एफ बराबर मिलता है संवेग परिवर्तन की दर। तो हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। वह फॉर्मूला क्या मिला हमें? तो हमें मिला एफ बराबर एम ए। एफ क्या है? तो हमारा एफ है वस्तु पर लगाया गया बल। यह एम क्या है? तो वस्तु की मात्रा। और यह ए क्या है? तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण। यानी कि किसी भी वस्तु पर आप कितना बल लगा रहे हो या कितना बल लगा रहे हो, उसका परिमाप हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो यानी हम लोग न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या सीखें? हम लोग सीखें बल का परिमाप करना। मतलब कि अब आप बल को माप सकते हो इस फॉर्मूले से। यानी कि किसी भी बल को मापने के लिए उसका मात्रा को हमें ज्ञात करना होगा और उस पर उत्पन्न त्वरण का मान ज्ञात करना होगा, तभी उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लगाया गया बल का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि न्यूटन के गति के नियम से हमने एक नंबर बात सीखा क्या? संवेग क्या होता है। ठीक है। दूसरा बात क्या सीखा हमने सीखा संवेग परिवर्तन की दर क्या होता है। और हमने क्या सीखा? बल की निर्भरता सीखा कि बल मात्रा और वेग में दोनों पर निर्भर रहती है। बल वस्तु के मात्रा और वेग पर निर्भर रहती है, वेग पर निर्भर करती है। और हमने फाइनली क्या सीखा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। हमने क्या सीखा? हमने सीखा बल की परिमाप करना। मतलब कि बल को मापना। सिंपली हम क्या कर सकते हैं? बल को मापना, मतलब बल का मेजरमेंट हम कर सकते हैं। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हम लोग बल होता है क्या, उसका परिभाषा, उसका डेफिनेशन निकलता है। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से बल को कैसे मापा जा सकता है, बल का परिमाप करना, हम लोग बल को मापना हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, यानी कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम लोग सीखते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसके बाद के टॉपिकों को मैं अवश्य पढ़ाऊंगा पर अगले वीडियो में। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे चैनल से अपने दोस्तों को भी जोड़ें ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके और मेरा चैनल भी थोड़ा सा ग्रो कर जाए। जो बात सच है वो तो मैं अवश्य कहूँगा। तो अभी तक के लिए बाय, धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो।